एक जनरल, एक ऐसा जनरल ही जिसने पूरी जिंदगी तलवार से जीता, शहर जलाए, किले तोड़े, आर्मीज को धूल चटाई। लेकिन एक दिन वो खुद बेड पर पड़ा था, बीमार, कमजोर, डेथ बेड पर। उसके अपने हकीम हफ्तों से नाकामयाब हो रहे थे और तब किसी ने कहा, एक इंडियन वैद्य है नालंदा यूनिवर्सिटी में, वो ठीक कर सकता है। उस जनरल ने नफरत के साथ उस वैद्य को बुलाया। वैद्य आया, ठीक किया और चला गया। लेकिन जब उस जनरल को पता चला कैसे ठीक किया गया, उसके अंदर कुछ टूट गया और उसने एक डिसीजन लिया जिसकी वजह से दुनिया ने वो नॉलेज खो दी जो शायद आज कैंसर का इलाज होती, जो शायद आज हमारी हिस्ट्री को कंप्लीटली बदल देती। ये स्टोरी है नालंदा की, वो यूनिवर्सिटी जो हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, MIT और कैम्ब्रिज चारों को मिला दें तब भी बड़ी थी। वो यूनिवर्सिटी जो एक जनरल के ईगो की वजह से राख हो गई, और वो यूनिवर्सिटी जिसकी स्टोरी आज तक स्कूल की किताबों में नहीं पढ़ाई गई। 5वीं सेंचुरी, इंडिया में गुप्त एम्पायर अपने गोल्डन एज में था। मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, फिलॉसफी, मेडिसिन, हर फील्ड में इंडिया वर्ल्ड को लीड कर रहा था। और इसी दौर में एम्परर कुमार गुप्त फर्स्ट ने एक डिसीजन लिया, एक ऐसा डिसीजन जो आने वाली सेंचुरीज तक दुनिया को बदल देगा। उन्होंने बनाया नालंदा। लेकिन नालंदा सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं था, ये एक आइडिया था, एक रेवोल्यूशनरी, डेंजरस, अनबिलीवेबल आइडिया। नालंदा में एडमिशन फ्री था, खाना फ्री था, रहना फ्री था, कपड़े फ्री थे। आपको देना था सिर्फ अपना पूरा अटेंशन, और यही वो मैजिक था जिसने दुनिया के हर कोने से लोगों को खींचा। लेकिन अंदर जाना इतना आसान नहीं था। गेट पर एक स्कॉलर बैठता था जो हर आने वाले से फिलॉसफी, लॉजिक और ग्रामर के ओरल क्वेश्चंस पूछता था। चाइनीज स्कॉलर ह्वेनसांग सू जो 25,000 किलोमीटर वॉक करके यहाँ पहुंचे, उन्होंने लिखा कि हंड्रेड्स में से सिर्फ 20 से 30 स्टूडेंट्स ही एंट्रेंस पास कर पाते थे, बाकी हजारों मील की जर्नी करके आए और गेट पर ही वापस। लेकिन जो अंदर जाते वो एक अलग ही वर्ल्ड में एंटर करते। 14 हेक्टेयर में फैला कैंपस, 8 मेजर कैंपसेस, 10 ग्रैंड टेम्पल्स और उन सब के बीच धर्मगंज, नॉलेज का खजाना, 3 9 स्टोरी बिल्डिंग्स, रत्नसागर, रत्नोदधि, रत्नरंजक। इनमें थी 90 मिलियन बुक्स, हर एक हाथ से लिखी हुई। बौद्ध फिलॉसफी, वेदास, सर्जरी, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, पॉलिटिक्स, आर्ट, एवरीथिंग। ह्वेनसांग ने लिखा का कैंपस में डिबेट की आवाजें कभी नहीं रुकती थीं, डे हो या नाइट। कहीं ना कहीं कोई ना कोई रियलिटी की नेचर पर आर्ग्यू कर रहा होता। 10,000 स्टूडेंट्स, 2,000 प्रोफेसर्स, और यह सब 427 AD में शुरू हुआ, उस टाइम जब ऑक्सफोर्ड का एग्जिस्टेंस नहीं था, हार्वर्ड का एग्जिस्टेंस नहीं था, यूरोप अपने डार्क एजेस में था। लेकिन यहां बिहार के इस छोटे से कॉर्नर में दुनिया की सबसे ब्राइट माइंड्स इकट्ठी थीं। यह था नालंदा, 7.5 सेंचुरीज की अनब्रोकन लिगेसी, और यही लिगेसी उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। 1190 ईस्वी, एक जनरल इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, अफगानिस्तान से आया तुर्को अफगान मिलिट्री कमांडर, गुरिद एम्पायर का सबसे एग्रेसिव जनरल, नॉर्थ इंडिया की बौद्ध टेरिटरीज को कन्वर्ट और कंक्वर करते हुए बिहार की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन उससे पहले एक ऐसी घटना हुई जिसने उसकी पूरी सोच बदल दी। खिलजी बहुत सीरियसली बीमार पड़ गया, हाई फीवर, वीकनेस, कोई रिकवरी नहीं। उसके अपने हकीम हफ्तों से ट्राई कर रहे थे मेडिसिन पर मेडिसिन, लेकिन खिलजी बेटर होने के बजाय वर्स होता जा रहा था। वो लगभग डेथ बेड पर था। तब किसी ने सलाह दी, नालंदा यूनिवर्सिटी के आयुर्वेद डिपार्टमेंट के हेड आचार्य राहुल श्रीभद्र के पास जाओ। खिलजी के लिए यह एक्सेप्ट करना इम्पॉसिबल था। एक इंडियन वैद्य उसके इस्लामिक हकीमों से ज्यादा नॉलेजेबल। लेकिन जब डेथ सामने खड़ी हो तो ईगो साइलेंट हो जाता है। उसने आचार्य को बुलाया और साथ में रखी एक कंडीशन, तुम मुझे कोई इंडियन मेडिसिन नहीं दे सकते, बिना किसी दवाई के ठीक करो, और अगर मैं ठीक नहीं हुआ तो तुम्हारी डेथ होगी। एक पल का सन्नाटा।
आचार्य राहुल श्रीभद्र ने स्माइल किया और कंडीशन एक्सेप्ट कर ली। अगले दिन आचार्य आए, हाथ में एक कुरान। इस कुरान के ये पेजेस रोज पढ़ो। खिलजी ने पढ़ना शुरू किया। पेज पलटते वक्त जैसी आदत होती है, उसने उंगली होंठों पर लगाई। पेज पलटता रहा रोज। दिनों में खिलजी रिकवर होने लगा, हफ्तों में पूरी तरह ठीक। तब आचार्य ने राज खोला। उन्होंने उन पेजेस पर मेडिसिन का एक इनविजिबल पेस्ट लगाया था। खिलजी पेज पलटते वक्त हर बार अनजाने में वो दवाई लेता रहा, इंडियन मेडिसिन से। एक नॉर्मल इंसान इस पर ग्रेटफुल होता, लेकिन खिलजी एंग्री हो गया। एक इंडियन वैद्य के पास वो नॉलेज है जो मेरे हकीमों के पास नहीं थी। ये इंसल्ट थी, ये उसके पावर पर अटैक था। और ये नॉलेज, ये ताकत नालंदा से आ रही थी। तो उसने एक डिसीजन लिया, नॉलेज की जड़ें ही खत्म कर दो। 1193 ईस्वी खिलजी की कैवलरी बिहार में घुसी। यह जानना जरूरी है कि नालंदा पहले भी 2 बार डिस्ट्रॉय हो चुका था। 5वीं सेंचुरी में हून इन्वेडर्स ने, 7वीं सेंचुरी में गॉड किंगडम ने। दोनों बार नालंदा फिर खड़ा हुआ, क्योंकि आइडिया इतना पावरफुल था कि उसे मारा नहीं जा सकता था। लेकिन तीसरी बार कोई रिकवरी नहीं होगी। खिलजी ने पहले विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को जलाया, फिर औदंतपुरी और फिर नालंदा। पर्शियन हिस्टोरियन मिन्हाज ए सिराज ने अपनी क्रॉनिकल तबकात ए नासिरी में लिखा, थाउजेंड्स ऑफ मॉन्क्स बर्न्ड अलाइव, थाउजेंड्स बिहेडेड। जो एस्केप कर सके भागे, पांडुलिपियाम रोब्स में छुपाकर, जो हाथ में आया उठाकर, नेपाल की तरफ, तिब्बत की तरफ, हिमालय के उस पार, विदाउट स्टॉपिंग, विदाउट लुकिंग बैक, और लाइब्रेरी में फायर। 3 पूरे महीने तक स्मोक उठती रही। बिहार के मैदानों में दूर दूर तक विजिबल रही। 90 मिलियन बुक्स, हर एक हाथ से राइटन, पाम लीव्स पर, बर्च बाग पर। उन्हें राख बनने में 3 महीने लगे। वो मेडिकल नॉलेज जो राहुल श्रीभद्र जैसे आचार्यों के पास थी, वो मैथमेटिकल फॉर्मूलाज, वो एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस, वो फिलोसफिकल थॉट्स जो शायद आज की दुनिया को कंप्लीटली चेंज कर देते, सब राख। वर्ल्ड ने उस डे सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं खोई, वर्ल्ड ने वो कन्वर्सेशंस खो दी जो नेवर विल हैपन, वो आंसर्स जो उन पेजेस में बरीड थे, वो क्यूअर्स जो शायद आज की बड़ी डिजीजेस को खत्म कर देते। लेकिन हिस्ट्री का एक और ट्विस्ट बाकी था। नालंदा जलाने के बाद खिलजी ने बंगाल में अपनी पावर एस्टैब्लिश की, फिर निकला तिब्बत कन्वर्ट करने। लेकिन रास्ते में था असम, और असम में था राजा पृथु। खिलजी की 12,000 की आर्मी जो कभी हारी नहीं थी, राजा पृथु की स्मॉल बट स्मार्ट फोर्सेस से बुरी तरह डिफीटेड हुई। जंगल, नदियां, गुरिल्ला वॉरफेयर। खिलजी की आर्मी ट्रैप में आ गई। वो बड़ी मुश्किल से भाग पाया, डिप्रेशन में चला गया, और 1206 AD में उसे उसके अपने ही जनरल अली मर्दान खिलजी ने असैसिनेट कर दिया। नालंदा जलाने वाला खुद राख हो गया। लेकिन जो नुकसान वो कर गया वो आज भी भरा नहीं। फिर भी आग सब कुछ बर्न नहीं कर सकी, क्योंकि वो मॉन्क्स जो हिमालय पार कर गए थे, उनके हैंड्स में मैन्यूस्क्रिप्ट्स थीं, उनके माइंड्स में थॉट्स थे, और उन थॉट्स को कोई आग टच नहीं कर सकती। इसीलिए आज भी तिब्बत के किसी मॉनेस्ट्री में संस्कृत की ऐसी मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं जो एंटायर वर्ल्ड में और कहीं नहीं मिलती। क्योंकि एक मॉन्क ने नालंदा बर्निंग देखा, बैग उठाया और विंटर की नाइट में हिमालय क्रॉस कर गया, पीछे मुड़े बिना। और यही वो स्पिरिट है जिसने 2014 में नालंदा को फिर खड़ा किया। उन ओल्ड रूइंस से 80 किलोमीटर दूर नालंदा यूनिवर्सिटी फिर से खड़ी हुई। नालंदा सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं था, वो एक प्रॉमिस था कि नॉलेज किसी एक की प्रॉपर्टी नहीं होती। उस प्रॉमिस को जलाया गया, उन ब्रिक्स को तोड़ा गया, उन मॉन्क्स को मारा गया। वो आग जो नालंदा को बुझाने के लिए लगाई गई थी, उन्हें आज भी जल रही है। बस अब वो किसी लाइब्रेरी में नहीं, आपके और हमारे अंदर जल रही है।